हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर डिस्कसिंग नेक्स्ट 2022 का सेशन 2 का पेपर. ठीक है, लेट्स जस्ट गो थ्रू वन बाय वन. फर्स्ट क्वेश्चन, let C1 and C2 be two circles with positive radii such that the distance between their centers is equal to sum of their radii. The number of common tangents to C1 and C2. तो common tangents के बच्चे सारे conditions तो आपको पता है ना. जब हम दो सर्कल के लोकेशन की बात करते हैं, either they are isolated pair or they touch each other externally or they intersect or they touch each other internally or one inside the other, right? यही possibilities होती हैं. इस केस में वी हैव 4 कॉमन टेंजेंट्स, जिसमें से इन्हें हम डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कहते हैं और इन दो को हम ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कहते हैं. सो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स आर 4 और इसके लिए कंडीशन क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर्स विल क्रॉस द सम ऑफ द रेडियाई. आप देख सकते हैं R1 प्लस R2, वेयर इज डिस्टेंस इज दिस. सो डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर्स को अगर मैं डी कंसिडर करूँ तो R1 प्लस R2 से अगर वो ग्रेटर है तो 4 कॉमन टेंजेंट्स आर देयर, राइट. इस केस में 3 कॉमन टेंजेंट्स आर देयर, 2 आर डायरेक्ट एंड दोनों ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट एक दूसरे के साथ मर्ज हो चुके हैं. एंड यहाँ कंडीशन होता है डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर्स इज सम ऑफ द रेडियाई. और इस क्वेश्चन में यही सिचुएशन इन्वॉल्व है. यहाँ 3 कॉमन टेंजेंट्स आ दिया. सारे केसेस एक बार देख लो. व्हेन टू सर्कल्स दे इंटरसेक्ट, डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर्स इज स्मॉलर देन द सम ऑफ द रेडियाई एंड इज लार्जर देन द डिफरेंस ऑफ द रेडियाई. और इस केस में 2 कॉमन टेंजेंट्स आ दिया. एंड व्हेन दे टच ईच अदर इंटरनली, डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर्स इज difference of the radii बचे and 1 common tangent. and यहाँ distance between the two centers is smaller than the difference of the radii and no common tangent. ये सारे possibilities हैं. now look at it says the distance between their centers is equal to sum of the radii. तो clearly हमें कुछ solve भी नहीं करना पड़ा, देखें और आंसर करें. number of common tangents are 3. ठीक, next बेटा. let A1, A2 and so on A 2022 are positive integers satisfying AI plus A, I plus 1 is B plus 1, B is some constant. तो ये जो कुछ भी है एक constant ही है. For all I greater than or equal to 1 lesser than or equal to 2021, then अगर A 202 का वैल्यू 2 है तो A 22 का वैल्यू क्या आएगा? ठीक बच्चा, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो समेशन है वो कांस्टेंट है. आप इस तरह से कर लो. यहाँ देखो, जैसे ए आई प्लस ए आई प्लस 1 कोई कांस्टेंट है, बी प्लस 1 ही लिख लेते हैं. दैट मीन्स ए आई प्लस 1 प्लस ए आई प्लस 2 भी एक कांस्टेंट ही सेम वैल्यू के साथ ही है, राइट. अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगा कैंसिल एंड यू आर लेफ्ट विथ दिस आर 0. दैट मीन्स ए आई इज ए आई प्लस 2. क्लियरली यस. सो कैन वी से A1 will be A3 and A3 will be A5 and A5 will be A7 like this and A2 will be A4 and that will be A6 and so on. Perfect. अब देख लेते हैं, हमें जो गिवन है वो इवन वैल्यू है एंड 2 के गैप के बाद वो वैल्यू सेम ही रहते हैं. ये भी इवन ही है. इन दैट केस इसका वैल्यू भी 2 ही आएगा. लेकिन इन केस अगर यहाँ पे A21 पूछा गया होता तब हमारा आंसर क्या आया होता? तो उस केस में ये सब इक्वल है, ऑड एंड ये इवन है. ठीक, इवन वाला वैल्यू हमें क्वेश्चन ने दे दिया है, ये 2 है. ऑड का वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये क्लियर है एक इवन और एक ऑड, क्योंकि 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर में एक इवन होगा दूसरा ऑड होगा, राइट. इन दोनों का जो सम है वो b प्लस 1 है. तो इवन वाला अगर 2 है, अगर मैं इसे कंसिडर कर लूँ आज इवन, तो इसका वैल्यू क्या आएगा? b प्लस 1 माइनस 2 विच इज b माइनस 1 लाइक दिस. इन दैट केस दिस वुड हैव बीन द आंसर. ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड इन्होंने क्वेश्चन दिया है. नेक्स्ट बेटा, the probabilities of getting a head for one coin is 1/4 and for another coin it is 2/3. इसका मतलब दोनों coin biased है, ठीक है, unbiased नहीं है. If both the coins are tossed simultaneously, then probability of getting a head and a tail. तो हो सकता है इस coin में head आया, दूसरे में tail आया, हो सकता है इसमें tail आया हो और दूसरे में head आया हो, correct. So probability of getting a head is this, and second coin में getting a tail, this is head की probability. So tail will be complement of it, 1/3. Getting a tail in this will be complement of this, 1 minus this, and head is 2/3. बच्चा this is 1 plus 6, that is 7/12. Check कर लें options here. ठीक, next.
इफ अल्फा एंड बीटा दे सैटिस्फाई दिस, देन विच ऑफ इट इज, और सारे 3 अल्फा एंड 3 बीटा है एंड दैट टू इन टर्म्स ऑफ साइन। इमीडिएटली सॉल्व करें, यहाँ पे साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, दोनों को हमें रिलेट करना है। ठीक है, तरीका क्या होगा बेटा, हम इसे ट्रांसफॉर्म करेंगे इनटू प्रोडक्ट साइन सी प्लस साइन डी, एंड दिस इज कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू -2 √3 साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ठीक बेटा, कॉस सी माइनस कॉस डी वाली आइडेंटिटी, दैट्स इट। 2 को हम कर देते हैं कैंसिल, सभी को एक तरफ शिफ्ट करते हैं, और इसमें जो कॉमन टर्म है वो है साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2। किसी को भी रैंडमली कैंसिल नहीं करना, अननोन का कैंसिलेशन अलाउड नहीं होता, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि उसका वैल्यू क्या होगा। जैसे के एक्स इज इक्वल टू के वाई है, आप के को कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि हमें नहीं पता वो जीरो है या नॉन जीरो है। आप इसे इस तरह से करेंगे, और उसके बाद यूल से फॉर प्रोडक्ट ऑफ 2 थिंग्स टू बी जीरो, आइदर के इज जीरो और एक्स माइनस वाई इज जीरो, लाइक दिस, कंप्लीट चीज। ठीक, तो यहाँ पे जो कॉमन पार्ट है वो है साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, एंड जो बच जाता है वो है कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 प्लस √3 साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2। नाउ फॉर दिस टू बी जीरो, आइदर दिस इज जीरो और दिस इज जीरो। दोनों केसेस में हमें देखना होगा कि इनमें से कौन सा होल्ड कर रहा है। ठीक है, कंप्लीट पॉसिबिलिटीज। सो साइन ऑफ समथिंग टू बी जीरो, दिस एंगल हैज टू बी n पाई, मल्टीपल ऑफ पाई होना चाहिए, राइट बेटा। सो अल्फा प्लस बीटा मस्ट बी मल्टीपल ऑफ पाई है ये, तो n पाई ही लिखते हैं, सिर्फ पाई नहीं। ठीक है, 2n पाई, एंड अल्फा इज 2n पाई माइनस बीटा। ठीक है, हमें साइन 3 अल्फा साइन 3 बीटा, तो यहाँ पे साइन लेने से पहले ट्रिपल एंगल ही कन्वर्ट कर लेते हैं, 6n पाई माइनस 3 बीटा। अब हम साइन लेते हैं इन एंगल्स का, सो दिस इज साइन 6n पाई माइनस 3 बीटा। बच्चे 6n पाई मतलब इवन टाइम्स पाई माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट, सो दिस कम्स आउट टू बी माइनस साइन 3 बीटा। ठीक है बेटा, इसे इधर शिफ्ट किया तो हमें मिला साइन 3 अल्फा प्लस साइन 3 बीटा इज इक्वल टू 0। ये केस होल्ड कर रहा है फॉर दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। देख लेते हैं क्या इसके लिए भी वही सेटिस्फाइंग है, तो वो हमारा आंसर बनेगा। ठीक, तो इस सिचुएशन में देखें, फॉर दिस टू बी 0, कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इज -√3 साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2। आप अगर कॉट में कंफर्टेबल है तो इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दे, अगर आपको टैन चाहिए तो इसे इधर शिफ्ट कर दे, आपका चॉइस है। लेट मी राइट कॉट अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इज -√3 बीटा, सो अल्फा माइनस बीटा बाई 2। कोई पर्टिकुलर एंगल लिख लो या जनरलाइज्ड एंगल लिख लो, आपका चॉइस है। ठीक है, तो -√3 कब बनता है कॉट का वैल्यू, कोई भी एक सोल्यूशन ले लो बेटा, जनरलाइज्ड लेने की जरूरत नहीं है। 5 पाई बाई 6, यस, सो अल्फा माइनस बीटा इज 5 पाई बाई 3। बच्चा 3 अल्फा 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बीटा को उधर शिफ्ट कर रहे हैं, दोनों काम एक साथ कर रहे हैं। अब अगर हम साइन लेते हैं दोनों तरफ, वी गेट साइन 5 पाई प्लस 3 बीटा। बच्चा और टाइम्स पाई प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट, साइन इन थर्ड क्वाड्रेंट इज नेगेटिव, सो दिस इज माइनस साइन 3 बीटा। बस इसको इधर शिफ्ट कर दिया, वी गेट द सेम रिजल्ट। ठीक, नेक्स्ट बेटा, the value of limit n tends to infinity n plus 1 sin this, इसको तो हम सिंप्लीफाई कर ही सकते हैं, sin पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा cos थीटा, सो cos x स्क्वायर माइनस 1, फाइन, x पावर n, एंड वी हैव n प्लस 1 जिसे हम बाहर मूव कर सकते हैं इफ यू विश, क्योंकि इंटीग्रेशन में जो वेरिएबल है वो x है, एंड देन n टेंस टू इन्फिनिटी। ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखें, n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो ये वैल्यू इन्फिनिटी है, ये तो कोई फाइनाइट वैल्यू होगा, और ये वैल्यू क्योंकि x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, 0 से 1 के बीच में अगर आप कोई भी नंबर लेते हैं उसका एक्सपोनेंट जैसे जैसे आप इंक्रीज करते हैं तो वैल्यू डिक्रीज होता है, और जैसे ही एक्सपोनेंट इन्फिनिटी को अप्रोच करता है वैसे ये वैल्यू 0 को अप्रोच करता है, सो दिस इज अप्रोचिंग 0। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इंटीग्रेशन के अंदर 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म क्रिएट हो रहा है। ठीक, अब 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म के लिए हम उसे 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फिर LH रूल अप्लाई करते हैं। यहाँ पे आप किस तरह से करेंगे, सो हियर वी आर स्टक एट मार्क्स। आप ऐसे सोच सकते हैं कि 0 to 1 cos x स्क्वायर माइनस 1 x पावर n dx अपॉन
1/n+1। अब जब आप LH रूल अप्लाई करने की बात करेंगे तो इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, तो वहाँ पे हम स्टक हो जा रहे हैं। तो अब हमें दूसरा तरीका यहाँ पे ढूंढना होगा। वो क्या होगा, अगर हम n+1 जो कि इस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन प्रोसेस में कांस्टेंट है, अगर हम उसे रिमूव कर पाए तो हमारे पास सिर्फ x वाले टर्म बच जाएंगे एंड देन इस जगह पे n होगा। तो इजीली हम वहाँ पे कुछ सोच सकते हैं। ठीक, तो उसका तरीका क्या होगा, यहाँ देखें x पावर n है, यहाँ n+1 है, तो क्लियर हो रहा है अगर मैं इसे इंटीग्रेट करती हूँ तो x पावर n+1 अपॉन n+1 क्रिएट होगा। तो बाई पार्ट्स का तरफ ही हिंट जा रहा है। तो यहाँ हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अप्लाई करते हैं, जिसमें हम इसे इंटीग्रेट करेंगे और इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स आप जैसे भी अप्लाई करते हैं आप वैसे ही अप्लाई करें। मैं तो शॉर्टकट यूज कर रही हूँ, हो सकता है आप लोगों ने अगर मेरा रिवीजन सेशन नहीं देखा हो सकता है नहीं पता हो, बट कोई बात नहीं, द वे यू यूज टू यू डू दैट वे ओनली। ठीक, इस n+1 को हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इसी पार्ट पे हम जा रहे हैं। इसको हमने किया डिफरेंशिएट, तो ये आ जाएगा sin x² -1। इसे कर दिया इंटीग्रेट एंड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, बस उतना सा ही स्टेप, डन। तो अब इसकी जगह पे आ जाएगा बच्चे n+1 एज इट इज ही है, दिस विच इज cos x² -1 इंटू x पावर n+1 अपॉन n+1 माइनस माइनस, दो माइनस से ये हो गया प्लस 2x sin x² -1 x पावर n+1 अपॉन n+1 और ये है अंडर इंटीग्रेशन। ठीक, और यहाँ पे लिमिट अप्लाई हो जाता है 0 to 1 और ये जो n+1 है ये दोनों के साथ है, n इज अप्रोचिंग इन्फिनिटी। परफेक्ट है। अब बच्चा लास्ट स्टेप, n+1 दोनों के साथ है, कैंसिल कर दिया, फाइन। अब यहाँ इंटीग्रेशन है, पहले आप इस पे ध्यान दें, यहाँ 0 है और कुछ भी नहीं है, मतलब दिस वैल्यू इज अप्रोचिंग 0, तो ये इंटीग्रेशन हो गया 0, डन। अब यहाँ पे जब आप x के पे 1 पुट करेंगे बेटा, तो ये है cos 0 दैट इज 1, ये है 1 पावर समथिंग, 1 पावर इन्फिनिटी भी ले लेंगे क्योंकि एग्जैक्टली 1 है, वो 1 ही रहेगा, तो ये आ गया 1 माइनस, जब आप 0 पुट करेंगे तो ये cos -1, लेकिन ये 0 है, सो बिकॉज ऑफ दैट दिस वैल्यू बिकम्स 0 एंड ये तो 0 ही है, तो आंसर इज 1। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, f is a function from real to real and is defined as this। हमें continuity and differentiability को डिस्कस करना है, तो इस तरह के फंक्शन का डिस्कशन बच्चे ग्राफिकली हम करते हैं। तो आ जाए इसके ग्राफ पे, y इज इक्वल टू x² एंड y इज इक्वल टू x³ बेटा ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं ये सब हमने डिस्कस किया हुआ है, 1,1 एंड 0,0 पे। 0 से 1 के बीच में मोर द एक्सपोनेंट लेसर विल बी इस वैल्यू, तो x³ का ग्राफ नीचे होता है और उसके बाद x³ ऊपर चला जाता है, एंड इस तरफ x³ का ग्राफ ऑड है ना, तो सिमेट्रिकल इन ऑपोजिट क्वाड्रेंट लाइक दिस। और हमें चाहिए मिनिमम ऑफ द टू। मिनिमम का मतलब द वन विच इज एग्जिस्टिंग बिलो, जो नीचे की ओर है। तो इन दोनों के कंपैरिजन में यहाँ मिनिमम ये है, तो इस पोर्शन पे ये पॉलिनोमियल है, x³ है विच इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। उसके बाद मिनिमम ये वाला हुआ जो कि फिर से x³ ही है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा x³ ही है जो कि एक पॉलिनोमियल है, एंड पॉलिनोमियल में कभी कोई नॉन डिफरेंशिएबिलिटी या डिसकॉन्टिन्यूटी क्रिएट ही नहीं होती। ठीक, तो यहाँ तक में कुछ भी क्रिएट नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं, मिनिमम इज दिस, तो यहाँ फंक्शन चेंज हो रहा है, किस जगह पे चेंज हो रहा है, 1 पे, एंड कॉन्टिन्यूटी तो अभी भी है, राइट आपको स्ट्रेट वो दिख रहा है ग्राफ में, कॉन्टिन्यूटी है, बस द ओनली एस्पेक्ट दैट वी नीड टू चेक इज डिफरेंशिएबिलिटी। अगर आपको डायरेक्टली पता चल रहा है शार्प कॉर्नर देन फाइन, अदरवाइज आप चेक कर ले किस तरह से। ये देखो जो फंक्शन है हमारे पास वो x³ है फॉर ऑल x लेसर देन 1 एंड x² है फॉर ऑल x ग्रेटर देन 1। 1 पे कॉन्टिन्यूटी है एंड वो पर्टिकुलर पॉइंट दोनों का ही पार्ट है, तो 1 को आप इसके साथ भी लगा सकते हैं, इसके साथ भी लगा सकते हैं, राइट। जब ये पॉसिबिलिटी हो पाए कि उस पर्टिकुलर वैल्यू को आप दोनों डेफिनेशन के साथ लगाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, उस केस में आप डायरेक्टली इस तरह से शॉर्टकट यूज करें, इसे डिफरेंशिएट कर दें और इसे डिफरेंशिएट कर दें। इक्वल टू 1 किसी के भी साथ नहीं लगाना है क्योंकि वहाँ पे भी डिफरेंशिएबिलिटी चेक नहीं हुई है,
ठीक, अब बताएं एफ डैश 1 माइनस मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, एक्स की पे 1 3 एंड राइट हैंड डेरिवेटिव 2, दोनों डेरिवेटिव राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड आर अनइक्वल, इट मीन्स नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है। सो दिस इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल ओनली एट एक्स इक्वल टू 1। आ गया आंसर, राइट। नेक्स्ट, assume that the roots of cubic equation है r alpha beta and gamma, if alpha plus beta, beta plus gamma, gamma plus alpha are the roots of this, then value of c is। ये आज रूट्स आप पूरी का पूरा इक्वेशन फ्रेम कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हमारा रिक्वायरमेंट सिर्फ c का है और c का प्रेजेंस आप देख सकते हैं कांस्टेंट पोजीशन पे है। तो अगर हम सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पे काम कर लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब इस पॉलिनोमियल इक्वेशन के रूट्स ये हैं, so product we know is minus c by a, right? a का वैल्यू 1 है, तो अगर हमें c फाइंड करना है, all what we are supposed to discuss is this। और अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स हैं, तो अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा ये आप कैलकुलेट कैसे करोगे, ये तो हम नहीं कर पाएंगे विदाउट सॉल्विंग फॉर द रूट्स, राइट। तो इस केस में स्मार्टनेस आप देखना, ऑल व्हाट यू डू इज, ये दो का प्रेजेंस है ना, तो आप तीनों रूट्स लिख के ना एक्स्ट्रा को इसको सब्ट्रैक्ट कर दो एंड इसका वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए, क्या है बेटा -2, राइट। तो इसकी जगह पे हम प्लेस कर देते हैं आज -2। सो दिस इज -2 माइनस गामा, ये वाला वैल्यू है, दिस इज -2 माइनस अल्फा एंड दिस इज -2 माइनस बीटा इन द सेम वे। तो अगर हमें c का वैल्यू फाइंड करना है, ऑल व्हाट वी आर सपोज टू डू इज, ये माइनस है इसे इधर शिफ्ट कर देते हैं और तीनों के पास माइनस साइन है, कॉमन ले लेते हैं, 3 माइनस प्लस अनदर दैट बिकम्स 4 माइनस, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। सो ऑल व्हाट वी रिक्वायर इज वैल्यू ऑफ दिस, राइट। ये वैल्यू आते ही c सॉल्व हो गया। इन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं, मैं डायरेक्टली कर रही हूँ बट जिस तरह से भी आप कंफर्टेबल हैं आप उसी तरह से करें। दिस इज 4 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एंड अल्फा बीटा गामा, ठीक। ये सब जो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन के ट्रिक्स है ना, ये जब आप स्पेंड करते हो 1-2 मिनट टाइम, जब भी पहली बार कर रहे होते हो, तो आपको अपने ही ट्रिक्स वहाँ पे डेवलप होती हैं, ये नहीं कि कोई बताएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन में लास्ट राउंड में आप जैसे भी करते हो ना वैसे ही कर लो, कुछ भी नया यहाँ पे एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं है, बस मल्टीप्लाई किया है। अब बता दें सम ऑफ रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल इक्वेशन -2 है बच्चा, सम टेकन 2 एट ए टाइम दैट विल बी c by a एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैलकुलेट कर लेते हैं, ये इसे करता है कैंसिल एंड दिस इज 1, चेक कर लें, ठीक। नेक्स्ट बेटा, if ABC are real numbers such that AB plus BC plus CA is not equal to 0, then this has a solution। इसका solution है तो किस तरह के ABC के लिए solution दे सकता है। तो जब इस तरह का कोई situation आता है बेटा, हमें ABC को डिस्कस करना है, हमें थीटा में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो आप इसका कंप्लीट रेंज ले लें। तो अगर ये दोनों इक्वल है तो क्लियर हो जाता है कि ये जो वैल्यू है ये मस्ट बी इन द इंटरवल -1 to 1, तभी पॉसिबल है। एक एक को देख लें। अगर हम ये लेते हैं, इधर हमने क्रॉस किया a² + b² + c², थोड़ा सा तो फ्लॉ है क्वेश्चन में, और इस नेक्स्ट एग्जाम में कई जगह पे हमें छोटा छोटा माइनर सा रहता है फ्लॉ, बट वो नॉर्मली स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जस्ट गो अहेड। अभी पहले हम इसे डिस्कस कर रहे हैं, जरूरत पड़ेगी तो हम इस तरफ आएंगे, ठीक है। बच्चे बताओ a² + b² / 2 is greater than or equal to square root of a² b², am greater than or equal to gm, so this is b² + c² / 2 is greater than or equal to bc, c² + a² / 2 is greater than or equal to ca। अगर हम इन्हें ऐड कर देते हैं, ये होता है a² + b² + c² is greater than or equal to ab + bc + ca, right? Whereas question is saying this should be lesser than or equal to, and actually ये होल्ड करता है। तो क्लियर हो जाता है लेसर साइन वैलिड कभी भी नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तो इक्वालिटी के साथ ही होल्ड कर सकता है, राइट। अब अगर ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब यहाँ इक्वलिटी है, यहाँ इक्वलिटी है और यहाँ इक्वलिटी है, राइट। एंड am एंड gm इक्वल तब होते हैं जब ये नंबर्स इक्वल हों, इसका मतलब a = b = c, राइट। और वैसे भी इस चीज़ को तो हम याद ही रखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
ए बी सी रियल नंबर्स है और अगर ये इक्वल टू 0 है दैट सिंपली मीन्स ए इज बी इज सी। परफेक्ट, ऑप्शन देख ले बेटा, ठीक। नेक्स्ट, ए बी सी या गिवन, आपको कंपेयर करना है, ठीक है, मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में उन्हें अरेंज करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ 2 के पावर में है, ठीक है, 2 पावर 202 है। बच्चे जो 22 है क्या ये 2 पावर 4 एंड 2 पावर 5 के बीच में लाई करता है? तो अगर हम 22 पावर 20 की बात करते हैं तो हमने पावर 20 लिया है तो दोनों तरफ ही हम पावर 20 ले रहे हैं, तो इस तरफ हमें एक्चुअली कंसिडर करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि ये जो कोई भी वैल्यू है 2 पावर 100 से छोटा है और ये 2 पावर 202 है, तो कंफर्म्ड हो गया कि B इज लेसर देन A, ठीक है। एग्जैक्टली उसी तरह से इस पे आ जाए, ये 20 पावर 22 है और 20 2 पावर 4 एंड 2 पावर 5 के बीच में ही लाई करता है, यस। तो 20 पावर 22 बच्चा 2 पावर 5 होल पावर 22 क्या आ गया 110, राइट। इस तरफ आपको लेने की भी जरूरत नहीं है बट यू मे टेक, और हमें कंपेयर करना है 2 पावर 202 के साथ। क्लियर है, 2 पावर 202 से स्मॉलर है तो C इज स्मॉलर देन A, तो इन तीनों में लार्जेस्ट तो A है, तो वो कंफर्म्ड है, ये तो आप रिजेक्ट कर सकते हैं। हमारा जो भी आंसर आएगा इन दोनों में से ही आएगा। अब हमें B एंड C को कंपेयर करना है, उसके लिए आप देखें, वैसे तो अगर आप इन्हें थोड़ा सा समझें नंबर्स को तो आपको क्लियरली पता चल जाता है, बट आप देखें यहाँ 20 है बेस, यहाँ 22 है, हम 20 बेस प्रीफर करेंगे, तो मैं एक काम करती हूँ, इसे लिख देती हूँ आज 20 + 2 होल पावर 20, ठीक। बाइनोमियल एक्सपेंशन सभी को पता है, बताएं 20C0 20 पावर 20, 20C1 20 पावर 19 इंटू 2 पावर 1, 20C2 20 पावर 18 2 स्क्वायर, इस तरह से टर्म्स है, यस। कितने टर्म्स है टोटल? 21 टर्म्स आ गया। और ये जो है 20 पावर 20 के फॉर्म में अगर हम इसे लिखते हैं तो वी हैव 20 पावर 2, इसका मतलब 400 टाइम्स 20 पावर 20 का प्रेजेंस है, ठीक है। हम इन दोनों को कंपेयर करना चाह रहे हैं, तो 20 पावर 20 है, फाइन। ये 20 पावर 20 हो गया क्योंकि ये 20 है, 2 टाइम्स हो गया, ऐसे लिख देते हैं। इस टर्म पे आ जाए 20 इंटू 19 बाई 2 फैक्टोरियल, एंड ये 20 पावर 18 है और ये 2 स्क्वायर है, ठीक है। अब आप ध्यान दें, अगर मैं 19 को भी अपर मोस्ट साइड में इसे 20 कंसीडर कर लूं तो मैं इसे 20 स्क्वायर मान सकती हूँ अपर साइड में, मतलब हम हाईएस्ट पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो ये हो गया 20 पावर 20, आप इसे भी ले लें, दैट इज 2 टाइम्स, ठीक। नेक्स्ट टर्म को आप देखें 20C3 20 पावर 17 2 क्यूब, बच्चा ये हो जाएगा 20 इंटू 19 इंटू 18, मैं इन सभी को 20 कंसिडर कर लेती हूँ हाईएस्ट साइड में, तो ये मिलके इसके साथ 20 पावर 20 क्रिएट करेंगे। नीचे हमारे पास होगा 6 3 फैक्टोरियल है ना, एंड दिस इज 2 क्यूब, बच्चा ये है 8 और ये है 6, ओके, 3 का फैक्टोरियल 6 है, तो ये 1 पॉइंट समथिंग है, राइट। एक काम करते हैं, इसे हम 2 टाइम्स से कंसिडर कर लेते हैं हाईएस्ट साइड में, ओके। तो अभी तक आप देख सकते हैं हमें क्या मिला है। आगे एक और टर्म देख लो, 20C4 मतलब 19 18 17, हम इन सभी को 20 ही कंसिडर कर रहे हैं, अपॉन 4 फैक्टोरियल, एंड देन वी हैव 2 पावर 4, ठीक, एंड साथ में 20 पावर 16 भी है, तो इसे और इसे कंबाइन करके मैं 20 पावर 20 कंसिडर कर लेती हूँ, और ये है 2 पावर 4, 2 पावर 4 मतलब 16। अब आप देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ये 1 से स्मॉलर हो चुका है, राइट, तो हम इसे 1 ही कंसिडर कर लेते हैं अपर मोस्ट साइड में, और इसके आगे जो भी ये वाले टर्म क्रिएट होंगे ना वो सब 1 से स्मॉलर ही आएंगे, ठीक है। तो हम सबको 1 1 ही कंसिडर कर कितने चले जाते हैं, तो ओवरऑल हर एक के पास अपर मोस्ट साइड में भी ना यही क्रिएट होगा, ठीक। इससे ऊपर तो जाने का कोई चांस ही नहीं है, जो कुछ भी होगा इससे बहुत बहुत छोटा ही होगा, ठीक। अब ऐड कर देते हैं, बताएं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो हमारे पास है वो 21 है, तो 21 टाइम्स 20 पावर 20 तो क्रिएट हो रहा है, और हमारे पास कुछ नंबर ऑफ टाइम्स आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे क्रिएट हुआ, यहाँ पे तो ट्वाइस क्रिएट हो रहा है, तो एडिशनली ले लो, चाहे आप सभी के साथ ही डबल ले लो, ठीक है। तो क्या बन जाएगा 21 टाइम्स 20 पावर 20, अगर हम सभी के साथ भी डबल कंसिडर कर लें तो 42 टाइम्स 20 पावर 20 क्रिएट होगा, और ये क्या है 400 टाइम्स है, इसका मतलब
This is larger than this. Yes. So can we say A is the largest, then C, and then B? बच्चा ऑप्शन देख लें. Here. Clear? Next. X be a real number. Let fractional part of X ये given है. R be a relation defined on natural numbers. And then he says A and B are related only if this fractional parts are equal. The number of equivalence classes of R. बच्चा equivalence classes फॉर्मल डेफिनेशन पे नहीं जाते हैं, आप सबने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. अभी सिर्फ इस तरह से समझते हैं. इक्विवेलेंस क्लासेस मतलब जैसे हम कहते हैं ना, हम एक सोसाइटी में रह रहे हैं, उसमें हमारे लेवल के कौन कौन हैं, हम उन्हें कहेंगे इक्विवेलेंट टू मी. यस. तो अगर हम उस तरह से क्लासेस बनाते चले जाएं, ग्रुप्स बनाते चले जाएं इकोनॉमिक स्टेटस के बेस पे, तो ये मेरे लेवल का है, वो उसके लेवल का है, उसके लेवल का है, तो कितने इस तरह के ग्रुप्स तैयार होंगे. ठीक है, बिल्कुल वही चीज़ डिस्कस करना है. मैंने जो बताया, आ जाएं इस पे. ए स्क्वायर बाई 8, बी स्क्वायर बाई 8, मतलब एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर बाई 8 का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या क्या बन सकता है, पहले तो वो चेक कर लेते हैं. मतलब एक सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं उनका इकोनॉमिक स्टेटस का वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक है वो देख लेते हैं, फिर हम उन्हें डिवाइड कर देंगे इनटू क्लासेस. यस. तो एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर अपॉन 8, नेचुरल नंबर या तो 8 के टाइप का होगा या 8 के प्लस 1 टाइप का होगा, क्योंकि 8 से डिवाइड हो रहा है तो हम उसी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं. या तो 8 के प्लस 3 टाइप का होगा, या 8 के प्लस 4 टाइप का होगा, 8 के प्लस 5, 8 के प्लस 6, 8 के प्लस 7. दैट्स इट. 8 के प्लस 8 तो डिविजिबल बाई 8 वाला केस ही है. ठीक बच्चे बताएं, इसको अगर आप स्क्वायर करोगे फिर 8 से डिवाइड करोगे, वो एक नेचुरल नंबर ही होगा, तो उसका फ्रैक्शनल वैल्यू क्या आ जाएगा, 0. तो 8 के टाइप के सभी नंबर्स के जो फ्रैक्शनल पार्ट कॉरेस्पॉन्डिंग टू स्क्वायर अपॉन 8 विल ऑलवेज बी 0. 8 के प्लस 1 के लिए क्या आएगा, 8 के प्लस 1 वो आपने किया स्क्वायर अपॉन 8, ये 8 से डिविजिबल है, कैंसिल कर दें. 1 स्क्वायर दैट इज 1, 1/8, तो यहाँ 1/8 आएगा. 8 के प्लस 2 फ्रैक्शनल पार्ट से डील कर रहे हो तो आप इसे पूरी तरह से इग्नोर कर सकते हो. 2 का स्क्वायर बाई 4 क्या आ गया, 1/2. 3 का स्क्वायर अपॉन 8 दैट इज 9/8, मतलब 1 प्लस 1/8, तो उसमें जो फ्रैक्शनल वैल्यू है वो है 1/8. करेक्ट, आप देख सकते हैं यही चीज़. यहाँ पे क्या आ जाएगा, 16/8 विच इज डिविजिबल, तो 0 आ गया. नेक्स्ट पे चले जाएं. 5, 25/8 स्क्वायर करके बाई 8 करो, इट इज 1, सो दिस इज 1/8. आगे बढ़े. 36/8 व्हाट डू वी गेट, 4/8, 1/2. 7 के लिए बेटा 49/8 विच इज 1/8. क्या और कोई पॉसिबिलिटीज हमें मिल पाई हैं, बिल्कुल भी नहीं. तो आप देख लें इनमें जो वैल्यूज क्रिएट हुई हैं वो कितने हैं, मतलब अगर हम इन्हें डिफरेंट स्टेटस वाइज डिवाइड करें तो पॉसिबिलिटीज क्या क्या हैं फ्रैक्शनल वैल्यूज की, बस यही 3 पॉसिबिलिटीज हैं. यस. तो अगर हम उनको इक्विवेलेंस क्लासेस में डिवाइड करते हैं तो वी विल से ओनली दिस 3 क्लासेस आर पॉसिबल. हम यही देखेंगे कि कौन से 2 नेचुरल नंबर हैं जिनके लिए ये इक्वल हो और इक्वल भी 0 के साथ हो, वो एक क्लास बन जाएगा. कौन से ऐसे नेचुरल नंबर्स हैं जिनका ये दोनों इक्वल होते हुए ये जनरेट करे, राइट. सो हाउ मेनी सच इक्विवेलेंस क्लासेस आर पॉसिबल बेटा, 3. ठीक. नेक्स्ट. Consider the set of lines in the plane at a unit distance from horizon and intersecting both x and y axis. Let S be the set of midpoints of the segments of these lines joining their point of intersection with x and y axis. Then S is. बच्चा जब भी distance from origin का discussion हो रहा होता है तो we take normal form of equation of line. What is that? X cos alpha plus y sin alpha is equal to p. P be the distance. सबको पता है ना, नॉर्मल फॉर्म. ये लाइन है बच्चा, ये नॉर्मल फ्रॉम ऑरिजिन है जिसका लेंथ p है एंड नॉर्मल का इंक्लिनेशन अल्फा है. दिस इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन. ठीक है. अब कहा इस लाइन ने एक्स एक्सिस को जहाँ इंटरसेक्ट किया, एक्स एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट किया, y को कर दिया 0, x इज p बाई कॉस अल्फा. ठीक. ये पॉइंट बेटा इसको a नाम दे देते हैं. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ y एक्सिस, x को कर दिया 0, सो दैट इज p बाई साइन अल्फा. क्वेश्चन ने कहा हमें लोकस ऑफ मिड पॉइंट चाहिए. इनका जो मिड पॉइंट है दैट इज p बाई 2 कॉस अल्फा कॉमा p बाई 2 साइन अल्फा. ठीक. x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2. हमें इसका लोकस चाहिए, हम इसे ले लेते हैं x कॉमा y. अल्फा हमें नहीं चाहिए, हमें उसे एलिमिनेट करना है, अल्फा को हमने इंट्रोड्यूस किया है. तो उसके लिए हम कॉस अल्फा का वैल्यू निकालते हैं. p बाई 2 कॉस अल्फा इज x, सो कॉस अल्फा
इज p बाई 2x। बच्चा p का वैल्यू भी क्वेश्चन ने हमें दिया है ना, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन यूनिट है, तो p का वैल्यू 1 है। एंड y के साथ इसको हमने इक्वेट किया, साइन अल्फा इज 1 बाई 2y, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज 1, दैट इज द वे वी आर गोइंग टू एलिमिनेट, है ना। तो दोनों को स्क्वायर करके ऐड किया तो 1 बाई 4x स्क्वायर प्लस 1 बाई 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। चेक कर लें, 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। फाइन, नेक्स्ट बेटा, three people are to be selected for one post of principal and 2 posts of vice principal from 6 candidates called for an interview. All 6 candidates are eligible for the vice principals, but only 2 of them are eligible for the post of principal. ठीक है, number of possible ways. तो देखिए, ये जो 6 मेंबर्स है उसमें कोई 2 ही है जो प्रिंसिपल के पोस्ट के लिए क्वालिफाइड है, और हमें एक चाहिए, उसमें से सिलेक्ट कर लो कोई एक। अब हमारे पास कितने मेंबर्स रह गए हैं? 5। उन 5 के 5 सभी एलिजिबल है फॉर द सेकंड पोस्ट, और हमें कितने सिलेक्शन चाहिए वहां से? 2 वाइस प्रिंसिपल्स। सो 5C2, चेक कर ले आंसर, 2 एंड दिस इज 10, आंसर इज 20। ठीक, नेक्स्ट बेटा, यहां से स्टार्ट होता है बच्चे मल्टी करेक्ट सेक्शन, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म है ऑफ जेई एडवांस में जो क्वेश्चन आ चुके हैं, एंड उसी तरह का क्वेश्चन लेटर जेई मेन में भी आया हुआ है, स्लाइटली मॉडिफाइड फॉर्म। ठीक है, चेक करते हैं। सपोज ए बी ए रियल नंबर एंड एफ इज डिफाइंड एज दिस। हमें डिस्कस करना है कॉन्टिन्यूटी एंड दैट्स इट। एफ डैश के बारे में भी डिस्कशन होना है। तो सबसे पहले फंक्शन देखें, इट इज मॉड एक्स पावर ए साइन 1 बाई मॉड एक्स का क्यूब व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड इज 0 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक, सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी के एस्पेक्ट्स पे आ जाते हैं, एक एक ऑप्शन को चेक करेंगे इस तरह के सिचुएशन में। तो यहाँ देखें, एक्स नॉट इक्वल टू 0 के लिए बेटा कॉन्टिन्यूअस 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 है, सब कुछ कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस तो ये रहेगा नॉन जीरो के लिए, एंड 0 पे इसका वैल्यू 0 है। अब अगर हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करना है तो सिर्फ और सिर्फ 0 पे ही चेक करना है, बाकी हर जगह पे तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है ही। ठीक, 0 पे चेक करते हैं, फंक्शन का वैल्यू 0 है, लिमिट अप्लाई करते हैं। सो लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ x, यहाँ पे आ जाए, x टेंस टू 0, तो ये 1 बाई अप्रोचिंग 0, मतलब ये इन्फिनिटी, साइन इन्फिनिटी इज ऑसिलेटिंग वैल्यू। ठीक, ऑसिलेटिंग वैल्यू जब 0 से मल्टीप्लाइड होता है तो 0 क्रिएट करता है, और अगर कोई नॉन जीरो वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है तो वो ऑसिलेटिंग ही रहेगा, उसके वैल्यू को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं, क्योंकि ए का प्रेजेंस है, ये एक ऑसिलेटिंग वैल्यू है, दैट इज फाइन। नाउ लुक एट, अगर ए का वैल्यू 0 है, ए का वैल्यू अगर 0 है, इसका मतलब ये पावर 0, दिस इज 1, मतलब ये है ही नहीं, तो ओवरऑल एक ऑसिलेटिंग वैल्यू है। ऑसिलेटिंग वैल्यू को हम मैथमेटिकली अनडिफाइंड ही कहते हैं, तो यहाँ पे तो डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी अगर ए का वैल्यू 0 है। अगर ए का वैल्यू पॉजिटिव है तो इन दैट केस यहाँ पे प्रेजेंस रहेगा, जैसे x पावर 1 है या x पावर हाफ है, तो दिस विल अप्रोच 0 मल्टीप्लाइड विथ एन ऑसिलेटिंग वैल्यू दैट विल बिकम 0, तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी बनेगी। और अगर a का वैल्यू लेस देन 0 है, ध्यान से, लेट्स सपोज ये -1 है, 1 बाई 0 अप्रोचिंग 0, मतलब इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से एक ऑसिलेटिंग वैल्यू मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वैल्यू या तो प्लस इन्फिनिटी आएगा या माइनस इन्फिनिटी आएगा, 0 तो नहीं आ सकता, तो यहाँ पे भी कॉन्टिन्यूटी नहीं बनती। तो कॉन्टिन्यूटी डिसाइड कौन करेगा? ए का वैल्यू करेगा, तो कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर फॉर एवरी ए हम ये नहीं कह सकते, राइट। यहाँ आ जाए, एफ डैश 0 एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ ए इज ग्रेटर देन 1। देखो, जब हम डेरिवेटिव की बात करते हैं तो सबसे पहले तो कॉन्टिन्यूटी का होना जरूरी है, तो एफ डैश 0 को डिस्कस करने से पहले कॉन्टिन्यूटी के एस्पेक्ट से देख लें। ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होगा? जब ए का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो। ठीक, अब हम चलते हैं डेरिवेटिव पे, एज्यूमिंग दैट ए इज ग्रेटर देन 0 अंडर दिस केस। ठीक बच्चा, एफ डैश 0 प्लस ले, क्या आ जाएगा बेटा? एफ ऑफ 0 प्लस एच, तो h का मॉड h ही रहेगा, साइन 1 बाई एच क्यूब माइनस फंक्शन वैल्यू एट 0 दैट इज 0 अपॉन h इज अप्रोचिंग 0, ये हो जाता है h पावर a माइनस 1, ये एक ऑसिलेटिंग वैल्यू है,
इसका वैल्यू तभी हम फाइंड कर सकते हैं जब ये एसोसिएटेड हो जीरो के साथ। अगर यहाँ जीरो नहीं है तो ये अनडिफाइंड ही बनेगा, क्योंकि अगर वैल्यू इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी भी बनता है ना तब भी वो अनडिफाइंड ही कहलाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी यूज हो रही है। इक्वालिटी कभी भी इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी के लिए यूज नहीं हो सकता, राइट? तो ये डिफाइंड तभी बनेगा जब ये वैल्यू जीरो को अप्रोच करे, और ये जीरो को अप्रोच तभी करेगा जब इसका पावर पॉजिटिव हो। अभी अभी हमने डिस्कस किया, अगर h का पावर जीरो आता है तो ये है ही नहीं। अगर h का पावर नेगेटिव है, इन दैट केस वो इन्फिनिटी क्रिएट करता है। अगर h का पावर पॉजिटिव है, इन दैट केस दिस क्रिएट्स जीरो, और वही हमें चाहिए। तो a माइनस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, तो a इज ग्रेटर देन 1। इस केस में इसका वैल्यू जीरो आएगा, ठीक। अब आप f डैश जीरो माइनस की बात करें, और वैसे भी ये एक इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन है ना, देख सकते हैं x के पे माइनस एक्स रखते हैं तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा फंक्शन को। और इवन फंक्शन को अगर आप विजुलाइज करें ना, देखें y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, और हमें जीरो पे डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करना है। तो जीरो पे अगर एक तरफ उसका डेरिवेटिव जीरो आया है तो इसका मिरर इमेज वही तो सेम टेंजेंट होगा, तो उसका भी डेरिवेटिव जीरो ही आएगा। तो दोनों तरफ जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव है दोनों जीरो ही होंगे। लेकिन अगर एक तरफ 1 है तो दूसरी तरफ -1, क्योंकि एक तरफ से अगर वो इंक्रीजिंग है तो दूसरी तरफ से वो डिक्रीजिंग है, राइट? तो यहाँ पे जीरो है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी जीरो ही आएगा। तो ये डिफरेंशिएबल बन जाता है अंडर द कंडीशन a इज ग्रेटर देन 1। ये देखें, दिस इज ट्रू, फाइन। नेक्स्ट, इफ a इज इक्वल टू 4 देन f डैश इज कॉन्टिन्यूअस एट 0। इफ a इज इक्वल टू 4 देन f डैश की कॉन्टिन्यूटी की बात हो रही है। देखिए यहाँ f डैश ऑफ x की कॉन्टिन्यूटी की बात आप कैसे करेंगे? उसके लिए हमारे पास f डैश x होना चाहिए, राइट? तो बच्चा f डैश x फाइंड करते हैं। अभी अभी हमने डिस्कस किया, अगर a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो f डैश जीरो का वैल्यू जीरो आएगा, ठीक। यहाँ पे a इक्वल टू 4 की बात हो रही है, तो क्लियर है x इक्वल टू जीरो के लिए तो ये जीरो ही है। एंड अगर x का वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो है तो हम इसे डिफरेंशिएट करके उसका डेरिवेटिव लिखेंगे। तो इसके डेरिवेटिव की हम बात करते हैं, x ग्रेटर देन जीरो, x लेस देन जीरो, दो केसेस ले लेते हैं, ठीक, क्योंकि मॉड का इन्वॉल्वमेंट है। तो x ग्रेटर देन जीरो के लिए ये फंक्शन है दिस साइन 1/x³। बच्चा इसे करते हैं हम डिफरेंशिएट द फर्स्ट मल्टीप्लाई विद द सेकेंड प्लस डिफरेंशिएट द सेकेंड मल्टीप्लाई विद द फर्स्ट। सेकेंड को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो cos 1/x³ 1/x³ का डिफरेंशिएशन है -3/x⁴ इंटू x⁴a, ठीक। कब? व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, ठीक। और अगर x लेस देन 0 है उस केस में भी आते हैं, पहले इसे एक एक को सॉल्व कर लेते हैं, हो सकता है हमें उसकी जरूरत ही ना पड़े, ठीक। 0 पे f डैश 0 तो 0 है, एंड 0 प्लस पे, मतलब क्योंकि कॉन्टिन्यूटी की बात हो रही है ना 0 पे, f डैश की कॉन्टिन्यूटी, तो राइट हैंड लिमिट ऑफ f डैश x कॉरेस्पॉन्डिंग टू 0 क्या आ जाएगा? यहीं से हम कैलकुलेट करेंगे, आ जाए 0 प्लस पे ये ऑसिलेटिंग वैल्यू होगा, यस। a 4 है तो ये 0 को अप्रोच करेगा, तो ये तो डिफाइंड है, परफेक्ट है। ये ऑसिलेटिंग वैल्यू है, फाइन। और ये कांस्टेंट है, इसे भूल जाएं, यहाँ पे आ जाएं। ये है x पावर a -4, ठीक। और a का वैल्यू एग्जैक्टली 4 है, इसका मतलब ये रह जाता है आज 1। एक ऑसिलेटिंग वैल्यू एक फाइनाइट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होकर ऑसिलेटिंग ही क्रिएट करता है, जिसे हम नॉट डिफाइंड कहते हैं, राइट। तो ये हो गया यहाँ पे फेल। लेकिन यहाँ एक और चीज आप देख लो, अगर a का वैल्यू 4 से बड़ा होता, थोड़ा सा भी बड़ा होता, तो ये 0 बनाया होता, एंड 0 मल्टीप्लाइड विद एन ऑसिलेटिंग वैल्यू वुड हैव क्रिएटेड 0। तो इन दैट केस राइट हैंड लिमिट 0 होता, फंक्शन का वैल्यू 0 है। ये एक इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन के लिए आपको बताया सिमेट्रिकल है, तो अगर इधर स्लोप 0 है तो इधर भी 0 ही होगा, तो दूसरी तरफ भी आपको लिमिट लेके चेक करने की जरूरत नहीं है, वो भी 0 ही आएगा। लेकिन ये कब पॉसिबल है? ओनली इफ a इज ग्रेटर देन 4, ठीक है। आ जाए नेक्स्ट ऑप्शन पे, f डैश एग्जिस्ट, ठीक है, एग्जिस्ट तो करता है, एंड इज कॉन्टिन्यूअस ऑन r इफ एंड ओनली इफ a इज ग्रेटर देन 4। यही से वो चीज आंसर होगी, यस। नेक्स्ट बेटा, it says P is a 3x3 matrix with real entries such that P square is -P. From here इसे इधर शिफ्ट कर देते हैं, P कॉमन लिया, P प्लस I, हमारे पास सिर्फ ये इंफॉर्मेशन है। क्या यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं P इज ए डायगोनल मैट्रिक्स? बिल्कुल नहीं।
सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज इज 0 और -3, वो भी डिस्कस नहीं हो सकता क्योंकि मल्टीपल सच पॉसिबिलिटीज विल बी देयर। इफ P इनवर्स एग्जिस्ट, P इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो अगर हम दोनों तरफ P इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये I बन जाएगा। सो P प्लस I इज इक्वल टू 0। P इनवर्स से हमने मल्टीप्लाई किया, ये I इधर 0, सो P प्लस I इज 0। सो P इज इक्वल टू -I, राइट। तो ये कह रहा है कि P इनवर्स का जो स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ P इनवर्स। क्या ये ट्रू है? तो बताएं। दोनों तरफ अगर हम इनवर्स लेते हैं -I का इनवर्स, और हमने पढ़ा है कि A होल इनवर्स इज A इनवर्स बाय, जैसे एक स्केलर 2 पावर -1 आप लिखते हो तो ये 1/2 होता है ना, तो उसी तरह से ये बनता है। तो इसे हम लिख सकते हैं I इनवर्स, -1 है उसका रेसिप्रोकल -1, तो एज इट इज ये हो जाएगा, ठीक। एंड I का इनवर्स I ही होता है, ठीक। चेक कर लें, -I का स्क्वायर I स्क्वायर है, एंड दिस इज माइनस ऑफ P इनवर्स, P इनवर्स -I है, तो माइनस ऑफ -I that is I, and I square भी I ही है, so this is correct. If P inverse does not exist, then P power k is 0 for some natural number k. P inverse exist नहीं कर रहा है, इसका मतलब डेट P का वैल्यू 0 है। तो अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 है, इट डज नॉट मीन कि उसका कोई ना कोई पावर 0 को रिजल्ट करेगा ही, फाइन है। तो ये कंक्लूजन तो यहाँ पे नहीं दिया जा सकता, ठीक। नेक्स्ट, let P, Q and R be 3 non-zero vectors in 3D system, then इन्हें एक एक ऑप्शन पे ही हमें काम करना होगा। सिर्फ नॉन जीरो वेक्टर से ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है। देखें, P, Q and P plus Q are unit vectors, then P minus Q का मैग्नीट्यूड ये आएगा क्या? लुक एट, अगर हम दो वेक्टर लेते हैं, आप अदरवाइज भी कर सकते हो, मैं इसे ज्योमेट्रिकली आपको बता रही हूँ, दोनों तरह से देख लो। ये दो वेक्टर है, हमें पता है ये P प्लस Q होता है, यस, और इन सभी का मैग्नीट्यूड 1 है, 1 1, ये सब 1 है, रोम्बस का केस है, और P प्लस Q का भी मैग्नीट्यूड 1 है, मतलब ये केस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये 60 डिग्री है, राइट, और रोम्बस का केस है तो ये भी 60 डिग्री है, ये 120 डिग्री है, और जो P माइनस Q होता है वो ये होता है, राइट। रोम्बस का हमें दूसरा डायगोनल चाहिए, और हमें ये भी पता है कि ये 90 डिग्री होता है, यस। तो बता दें ये 1 है, ये 60 डिग्री है, तो बच्चा ये लेंथ कितना आ जाएगा? बच्चा ट्रिग्नोमेट्री यूज करो ना, ये 90 डिग्री है, ये 1 है, ये 60 डिग्री है, सो व्हाट विल दिस लेंथ बी? इज दैट 1 साइन 60 डिग्री, यस, एंड साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, तो बच्चा ये √3/2, ये √3/2, सो टोटल √3, तो ये तो हो गया गलत। अगर आप इसे ज्योमेट्रिकली नहीं करना चाहते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे स्क्वायर करें, और हमें पता है दिस इज P स्क्वायर Q स्क्वायर माइनस 2 P डॉट Q, इन दोनों का मैग्नीट्यूड है हमारे पास, सो दैट इज 2 माइनस 2 P डॉट Q। यहाँ पे आ जाएं, इसका मैग्नीट्यूड है 1, सो दिस इज P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2 P डॉट Q, मैंने स्क्वायर किया है मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये है 1, ये दोनों 1 1, सो वी गेट 2 टाइम्स ऑफ P डॉट Q इज इक्वल टू -1, सो P डॉट Q इज इक्वल टू -1/2। यहाँ पे पुट कर देते हैं, सो 2 प्लस 1/2 है ना, 2 माइनस है ना, प्लस हो गया, ये है इसके स्क्वायर का वैल्यू, तो जब आप स्क्वायर रूट लेंगे दैट कम्स आउट टू बी √3, यस। नेक्स्ट बेटा, अब इसका सेकेंड ऑप्शन देख लें, द वेक्टर्स P क्रॉस Q क्रॉस R, Q क्रॉस R क्रॉस P, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, सिंप्लीफाई कर लो, P डॉट R Q माइनस P डॉट Q इंटू R, ये Q डॉट P इंटू R माइनस Q dot R into P, then R dot Q into P minus R dot P into Q। बच्चे इन्हें देखते हुए ही हमें ये समझ आ रहा है कि this cancels this, अगर हम इन्हें ऐड करते हैं, that means अगर हमारे पास 3 वेक्टर्स है, लेट्स टेक A B C, तीनों का सम 0 है, क्या वो कोप्लेनर होते हैं? बिल्कुल होते हैं। जब किसी भी थर्ड वेक्टर को दो नॉन कोलिनियर वेक्टर के एडिशन, सब्ट्रैक्शन या स्केलर मल्टीपल टाइम्स, जैसे 2a + 3b 5a - 10b, किसी भी तरह से स्केलर से मल्टीप्लाई करते हुए ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर टू a एंड b ही क्रिएट होता है। लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स में हम इसे कवर करते हैं, राइट। सो दे आर कोप्लेनर, और आप डिटर्मिनेंट लेते हुए भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, थर्ड ऑप्शन देखें, इफ p क्रॉस q इज r, Q cross R is P, then P Q R are orthogonal in pairs, and this,
ये जेई एडवांस का मल्टी करेक्ट सेक्शन में क्वेश्चन था, उसका एक ऑप्शन इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक। हाउ डू वी अटेम्प्ट, लुक एट P क्रॉस Q अगर R है तो R इज परपेंडिकुलर टू P एंड R इज परपेंडिकुलर टू Q, ये हमें पता है। इसका मतलब P इज परपेंडिकुलर टू R, Q इज परपेंडिकुलर टू R, यहाँ आ जाए, Q इज परपेंडिकुलर टू P, R इज परपेंडिकुलर टू P। ओवरऑल सबको मिला देते हैं, P एंड Q आर परपेंडिकुलर, Q and R are perpendicular, R and P are perpendicular, that means they are mutually perpendicular. Perfect, first part हो गया। अब मैग्नीट्यूड को देखते हैं। यहाँ अगर हम मैग्नीट्यूड लेते हैं, ये दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर्स है, तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा पी क्यू साइन थीटा इज 1, तो ये आ गया दिस, और यहाँ आ जाता है Q इंटू आर इज P। वी आर सपोज टू कंपेयर P एंड R, मतलब Q का एलिमिनेशन होना है, हमने डिवाइड कर दिया, सो वी गेट P स्क्वेयर इज इक्वल टू R स्क्वेयर, सो P का मैग्नीट्यूड इज R का मैग्नीट्यूड, बिल्कुल परफेक्ट, ठीक। फोर्थ ऑप्शन, P, Q and R are unit vectors, then angle between this and any of P, Q and R is the same। ये तो देखते हुए समझ आ रहा है, सेम तो नहीं आएगा। आप देखें, जब हम एंगल बिटवीन दिस वेक्टर एंड P वेक्टर लेते हैं, अगर मैं एंगल को अल्फा कंसीडर करूं, P वेक्टर डॉट P प्लस Q प्लस R अपॉन P का मैग्नीट्यूड जो कि है 1 एंड इसका मैग्नीट्यूड जो कुछ भी है हम उसे एज इट इज लिख देते हैं, ठीक। तो ये आएगा एंड कॉस बीटा का जो वैल्यू आएगा, यहाँ बस Q वेक्टर आ जाएगा। तो क्या ये दोनों इक्वल होंगे? क्या हम ये कंफर्म कह सकते हैं? डिनोमिनेटर में यही है, ये और ये इक्वल होंगे क्या? बिल्कुल कहा नहीं जा सकता। आप इस तरह से भी देख सकते हैं, अगर P वेक्टर है, Q वेक्टर, R वेक्टर, तो बच्चा इनका एडिशन ये आ जाता है P प्लस Q प्लस R, है ना, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। फाइन, आप P एंड इस वेक्टर के बीच का एंगल देखिए, आप इसके और इसके बीच का एंगल देखिए, बिल्कुल चेंज हो गया। यस, सो दिस इज नॉट ट्रू। लास्ट क्वेश्चन, n be a natural number, a complex number omega is called nth root of unity। इस केस में nth root of unity लिया गया है। The product of all the distinct nth roots of unity is -1 power n। बच्चे, nth roots of unity का प्रोडक्ट क्या होता है? अगर n का वैल्यू ऑड है तो +1 आता है, n का वैल्यू इवन है तो -1 आता है। तो -1 पावर n प्लस 1 लिख लो, या -1 के पावर में n-1 लिख लो। -1 पावर n तो गलत हो गया। The next, if omega is a 10th roots of unity different from 1। तो ये तो बच्चे स्टैंडर्ड रिजल्ट ही है, याद रख लें आप भी, इतना ज़्यादा डिस्कशन पे अभी हम नहीं जा रहे हैं, वैसे आप इजीली कर सकते हैं मॉड्यूलस के स्क्वायर को सिंप्लीफाई करते हुए। बट व्हाट आई सजेस्ट इज, यहाँ पे आपके पास ध्यान देना 10th रूट्स ऑफ यूनिटी, कोई भी इवन रूट्स ऑफ यूनिटी रिलेटेड ये डिस्कशन होगा, इवन है एंड यहाँ पे जो वैल्यूज है इसका हाफ मतलब 5, यहाँ पे 5 वैल्यूज लिए गए हैं, चाहे स्टार्ट कहीं से भी हो, ठीक है, 5 वैल्यूज आर कवर्ड हियर। और यहाँ उस रूट का ये देखना 2j मतलब इवन, ट्वाइस ऑफ द वेरिंग क्वांटिटी, ठीक है, ये लिया गया है। तो ये वैल्यू 5 टाइम्स ऑफ दिस हमेशा नहीं आएगा। जैसे इवन रूट्स ऑफ यूनिटी है ना, तो उसमें 1 भी एक रूट होता है और -1 भी होता है। क्वेश्चन है कहा है 1 नहीं लेना है, लेकिन -1 लिया जा सकता है। तो ये चीज -1 के लिए फेल हो जाता है, ओमेगा इज -1, बाकी सभी वैल्यूज के लिए होल्ड करता है। तो ये हमेशा ट्रू नहीं होगा, तो इस बात को आप याद रख लें। यहाँ पे आ जाए, बिल्कुल सिमिलर साइड डिस्कशन है। nth रूट ऑफ यूनिटी है डिफरेंट फ्रॉम 1 के अलावा कोई भी वैल्यू हम ले रहे हैं 0 से n-1 तक, मतलब n वैल्यूज कवर हुए हैं, चाहे कहीं से भी स्टार्ट हो कहीं तक भी जाए, n कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज आर कवर्ड। यहाँ पे उस रूट का पावर j है, ध्यान देना, ठीक है। तो इन दैट केस चाहे n का वैल्यू इवन है या ऑड है, हर एक केस में ये आएगा n टाइम्स ऑफ n वैल्यूज आर कवर्ड, n टाइम्स ऑफ इसका मॉड्यूलस का स्क्वायर प्लस इसका मॉड्यूलस का स्क्वायर, दैट इज ऑलवेज इज ट्रू। ये आज प्रॉपर्टीज हम याद रखते ही हैं, ठीक है, तो आप डायरेक्टली यूज में लें। लास्ट, इफ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 देन द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ n nth रूट्स ऑफ यूनिटी इज n nth रूट ऑफ यूनिटी। ये तो डायरेक्टली आप पॉलिनोमियल रिलेटेड डिस्कशन से भी बता सकते हैं। जैसे अगर हम nth रूट्स ऑफ यूनिटी की बात करते हैं तो z पावर n -1 इक्वल टू 0 पॉलिनोमियल इक्वेशन है, इसके कोएफिशिएंट्स सारे रियल हैं, तो नॉन रियल रूट्स विल ऑलवेज ऑकर इन कॉन्जुगेट पेयर। तो अगर ये कह रहा है कोई भी रूट का अगर कॉन्जुगेट हम लेते हैं वो भी उस nth रूट्स का जो लिस्ट है उसमें प्रेजेंट होता है, बिल्कुल होता है। क्लियर बेटा? सो दैट्स इट, वी आर क्लोजिंग आवर डिस्कशन।